चलिए अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है अब, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. इट्स 3.9. इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. अमजद, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. चलिए इमेजिन करिए कि आपके पास एक कंडक्टर है. इमेजिन करिए कि आपके पास एक कंडक्टर है ऑफ सर्टेन लेंथ, और हम देखते हैं कि भैया उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है. ए से बी की तरफ आपका करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज से आई. पॉइंट ए का पोटेंशियल हो रहा है. पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है वी ए है, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी है. अब करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स आप जानते हैं कि वी ए इज ग्रेटर दैन वी बी, है ना. वी ए इज ग्रेटर दैन वी बी, या जिसको मैं कह सकता हूँ वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर दैन 0. ठीक है, चलो भाई मान लिया. फिर उसके बाद मैं कहूँगा ओके, जब ये यहाँ से इस तरह से फ्लो होगा तो मैं कहूँ एक मिनट. तो जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा वी ए माइनस वी बी, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या है, सपोज करिए वी रहेगी. सिमिलरली अगर मैं कहूँगा कि उठा जल्दी से, पानी गिर जाएगा उसमें, खुला है वो. तो मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या रहेगा, यू ए, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या रहेगा, मान लीजिए यू बी. अब देखिए बेटा यहाँ पर यू ए की वैल्यू क्या रहेगी, यू ए इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वी ए, और यू बी क्या रहेगी बेटा, है ना, यू बी इज इक्वल्स टू आपका रहेगा क्यू टाइम्स ऑफ वी बी. ओके, मान लिया. अब ऐसा है कि मैं कहूँगा ओके, जब आपका ए से बी पे जाएगा, आपका ये जो करंट ए से बी पे जाएगा, तो मैं पूछूंगा इस सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, तो आप कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप कहेंगे Q टाइम्स ऑफ वी बी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q टाइम्स ऑफ वी ए. ठीक है भाई, मान लिया. अब आप एक काम करो, Q को बाहर निकालो, Q को बाहर निकालो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए. अब रिमेंबर वन थिंग, आप Q को चाहते हुए, जैसे कि आप जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, या फिर Q बार टी भी लिख सकते हैं आप करंट को. तो कुछ कुछ किताबों में ये Q की जगह डेल्टा Q लिखा है, जैसे एनसीईआरटी में डेल्टा Q है, एनसीईआरटी में डेल्टा Q है. आप चाहे तो Q, अब जैसे मैं लिख दिया हूँ मैंने Q, तो ठीक है मैं ये फॉलो करूँगा. तो मैं क्या करूँगा, Q के जगह I इंटू टी लिख सकता हूँ मैं.
तो मैं कहूँगा ठीक है, द डेल्टा यू का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखेंगे वो हो जाएगा I इंटू टी वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, माना कि वी बी माइनस वी ए होगा, मगर वी ए माइनस वी बी क्या है, वी है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट करता है कि भाई जब करंट आपका यहाँ से निकलेगा ए से और बी तक पहुँचेगा तो उसके जो पोटेंशियल में फ़र्क आ जाएगा, वोल्टेज में जो फ़र्क आएगा, तो हम लोग देखते हैं उसको वी ए माइनस वी बी, आपने वी प्लस वी से दिया था, तो वी बी माइनस वी ओ को तुमको नहीं लगता मैं इसको माइनस वी से रिप्रेजेंट करूँगा, है ना। तो ये हो गया मेरा डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक समझ में आया क्या? पहले देख लो अच्छे से, कंसेप्ट समझो, तुम्हारा बोर्ड का नहीं है ये, इसीलिए इतनी थ्योरी नहीं लिखाया मैं, ये बोर्ड एग्जाम का नहीं है, नीट का कंसेप्ट है, अच्छे से तुमको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसीलिए देख लो अच्छे से। कंडक्टर है, सर्टेन लेंथ होगी, एक एंड का नाम ए है, दूसरे एंड का नाम बी है, करंट आई ट्रैवल कर रहा है, अब करंट ए से बी पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट की टेंडेंसी है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। तो मैंने लिखा भैया वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, है ना। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया अगर ऐसी बात है तो वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी को आपको प्लस वी लिखना पड़ेगा, मान लो वो वी करके प्लस वी करके वैल्यू आ रही है। फिर मैं बोलूँगा अच्छा देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, तो क्यू इंटू वी ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा, क्यू इंटू वी बी। मान लो वो चार्ज जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना है, क्यू है, एनसीईआरटी में डेल्टा क्यू दिया हुआ है ना, मैं लिख दिया तो मैंने, चलो आगे ये कैरी करते अपन। तो ठीक है, तो मैं बोलूँगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ये क्या आएगा, तो बोले ये आएगा। अरे क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, है ना, वी बी माइनस वी को क्या लिखेंगे, माइनस वी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अच्छा चलो मान लिया ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, मैं जानता हूँ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। और जब आप इसका चेंज पढ़ते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा के इज इक्वल्स टू क्या होता है फिर, डेल्टा यू, है कि नहीं, डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू, सॉरी माइनस डेल्टा यू। कहने का मतलब द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कहीं ना कहीं गेन हो रहा है। तो मैं कहूँगा अच्छा डेल्टा यू की वैल्यू तो है मेरे पास, तो बोले क्या है वैल्यू आपका माइनस आई टी वी। तो मैं बोलूँगा अरे यार वो तो फिर हो जाएगा आई टी इंटू वी, या आई वी इंटू टी बोल देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, आई वी इंटू टी, है ना, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आया समझ में? मतलब ये हुआ कि जब आप, है ना, यहाँ पर कंडक्टर को ऐसे एक साइड में पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, एक साइड में लो पोटेंशियल जब आप उसको देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, या अपन इलेक्ट्रॉन छोड़ो, चार्ज जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन से धड़ा करके आगे बढ़ता है ना। हालांकि ओवरऑल मोशन जो है कंडक्टर का, वो कंडक्टर में ओवरऑल मोशन जो है चार्ज का वो एक्सेलरेटेड नहीं है ना, टकरा के अपना वैल्यू कम कर देता ना। अगर आपको याद होगा वो सिर्फ दो कोलिजन के बीच में उसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। जैसे ही टकरा धड़क की स्पीड जीरो, मतलब जीरो तो नहीं होगी मगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होता है वो। तो अब उसमें क्या होता है, यहाँ पर हम कहेंगे ओवरऑल नहीं है, मगर ऑन एन एवरेज इसका फ्लो कैसा माना जाता है, करंट का या चार्जेस का, स्टडी माना जाता है ऑन एन एवरेज। अरे भैया याद करो, इससे पहले का चैप्टर जिसमें ड्रिफ्ट स्पीड ये सब अपन ने पढ़े थे, उसमें याद करो अपन ने ड्रिफ्ट स्पीड को क्या कहते, अपन ने क्या कहते, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड ऑफ द चार्जेस कहा था। हमने ये कहा था कि भैया ये यहाँ से यहाँ कोलिजन के बीच में हम लोग ने क्या देखा कि वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, नो डाउट, मगर हम जब ओवरऑल देखते हैं तो उसको तकरीबन स्टडी फ्लो मान के चलते हैं, है ना, ओवरऑल में एवरेजली स्टडी फ्लो मान के चलते हैं। तो ठीक है भाई, मैंने कहा कि यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब जब कोई चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो वो सीधा स्मूथ हाईवे थोड़ी रहता उसके सामने, कि भाई बिंदास यहाँ से यहाँ जा, तेरे रास्ते में कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो रास्ते में उसके 1000 एटम्स रहते, है ना, 1000 लाखों एटम दाड़ 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 ऐसा टकराते जाता। जब वो एटम्स से टकराएगा इलेक्ट्रॉन, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। देखो मोशन, देखो कैसा होता है स्लो मोशन में। अगर ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन आया, है ना, ये तो भी फिलहाल रेस्ट पे, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। जैसी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, है ना, तो ये थोड़ा वाइब्रेट करेगा,
है ना, ऊपर गया मान लो, जैसे ये इधर गया, जब चला ऐसा आया तो ऊपर जाएगा वो, है ना। मान लो ये ऐसा आया इलेक्ट्रॉन, इसने अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र किया, तो इससे ये वाइब्रेट हुआ एटम, और फिर ये वापस से उसको देगा एनर्जी, क्यों, फिक्स है ना वो एटम, तो क्या है, फिक्स है। जैसे एक रबर की बॉल है, मैं दीवार पे मारूंगा, दीवार पीछे सरक जाएंगी क्या, है। मान लो कि हल्की, मतलब थोड़ी सी, मान लो पतली दीवार है, जैसा प्लाईवुड की बनी है, मान लो यहाँ कंक्रीट है, मगर मान लो प्लाईवुड की दीवार है। अब प्लाईवुड की दीवार पे तो एक रबर की गेंद को जोर से मारेगा, क्या होगा, दीवार वाइब्रेट होगी, बॉल टकरा के इधर कहीं तो भी आएगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना। अगर वो इलास्टिक कोलिजन है, पूरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो पहले वो क्या करेगा, तुमने कोलिजन पढ़ चुके, परफेक्टली इलास्टिक, पूरी एनर्जी एज इट इज़ रहती मेंटेन, कोलिजन के पहले भी और कोलिजन के बाद भी। तो पहले क्या करेगा, वो पहले अपनी एनर्जी उसको देगा, उस पर कुछ वर्क होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट ये कुछ होगा, फिर वापस से वो एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी, है ना। तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा यहाँ पर, यहाँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एटम से टकराता है, तो वो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो चेंज आता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है एटम में, और उस एटम का क्या होता है, वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन रिस्पॉन्सिबल है काय के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, है ना। वही रेजिस्टेंस की वाइब्रेशन की वजह से तो, है ना, टकराता है उससे। तो बोले भैया ये क्या होगा, वर्क हो जाएगा, है ना, चेंज इन काइनेटिक विल रिजल्ट इन वर्क ऑन द एटम्स, है ना, वो वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो भाई ठीक है भाई, मान लिया वो वाइब्रेट करेंगे, और उसकी वैल्यू क्या आएगी फिर, आई वी इंटू टी, है ना, वो वाइब्रेट करेंगे तेज़ी से, आई वी इंटू टी। अच्छा ठीक है, फिर मैं कहूँगा ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर, है ना। तो भैया पावर क्या हो जाएगा फिर वहाँ पर, आई वी इंटू टी अपॉन इंटू टी, टी टी कैंसल, पी इज इक्वल्स टू आई वी, है ना। तो ये हमारे पास पावर लॉस बोल सकते हैं, या पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर से, जब कंडक्टर से जाएगा, वो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, वर्क होगा तो पावर का लॉस होगा, कहीं ना कहीं पावर का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये पावर का जो लॉस होगा उसके कंडक्टर के अंदर, ये फॉर्मूले से आप दे सकते हैं कि भाई मान लो करंट आई यहाँ से घुसा था, कंडक्टर में यहाँ से घुसा था, जब यहाँ से जब घुसा तब उसका वोल्टेज वी ए ज़्यादा था, एनर्जी वी ए मतलब क्या होता है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। तो भैया पर यूनिट चार्ज, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, मगर जब यहाँ से निकला तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब ऐसा क्यों हो गया, तो बोले इसने एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर एक सेकंड में कितना एनर्जी का इस्तेमाल किया, उसी एनर्जी के इस्तेमाल को अपन क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। तो हर एक सेकंड में कितने का लॉस हुआ, तो हम देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में जानना चाहते हो ना, पर यूनिट टाइम में, तो आप क्या करो भैया, यहाँ से जब करंट एंटर हुआ था कितना था, आई, यहाँ जब एंटर हुआ था और जब यहाँ से निकला तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आया, वी, पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आया, वी। याद रखना ये वी क्या है, वी इज नथिंग बट, है ना, वी ए माइनस वी बी है, ये याद रखना, है ना, वी ए माइनस वी बी, दिख रहा नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल है ये भी। तो पोटेंशियल में डिफरेंस क्या आया, वी ए माइनस वी बी, और हमने देखा कि भैया ये आई इंटू वी है। अब इसी पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का आप और भी कई फॉर्मूले बना सकते हैं। आप बोलते हैं कि सिंस देखो ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आर आई, ये ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं कहूँगा ठीक है P इज इक्वल्स टू आई की जगह तुम एक काम करो, V बाई आर डाल दो, आई की जगह क्या करो, V बाई आर डाल दो इंटू वी, तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन मतलब पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टर आर, है ना। एक रेजिस्टर आर है, यहाँ से करंट घुसेगा एनर्जी के साथ, मगर जब यहाँ से घुसेगा तो वही उसकी पावर नहीं रहेगी यहाँ से निकलते वक्त जितनी एंटर होते वक्त थी। तो पावर का कहीं ना कहीं क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ है। तो भैया ये रेजिस्टर में पावर का लॉस कितना हुआ कैलकुलेट करने के लिए ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है ना। साथ ही साथ हमको एक और फार्मूला मिलेगा। अब एक काम क्या कर सकते, आई और वी में आ गया, वी और आर में आ गया, है ना। अब क्या चाहिए, आई वी आ गया, आई और आर में चाहिए अपने को ना। वी की जगह आर आई डाल दो, है ना। पी इज इक्वल्स टू, है ना, आई इंटू आर आई। तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, है ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों के तीनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस या कंडक्टर जिसको हम लोग कहेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो उसमें ये बता रहे हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 and 3 represents
द पावर डिसिपेशन in a conductor of resistance capital R. Power dissipation in a conductor of resistance capital R. ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब आप सोचते होंगे कि भाई ये पावर आती कहाँ से, फिर जब पावर का लॉस आ रहा तो पावर कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो ये पावर आती है कहाँ से? बैटरीज से। जैसे आप देखो दो तरीके से आती है, एक आती एनालॉग और एक आती डिजिटल, सॉरी एनालॉग बोल रहा, सॉरी, एक रहता एसी और एक रहता डीसी। पावर सोर्स दो टाइप के रहते हैं, एक रहता एसी और एक रहता डीसी। जैसे यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है सॉकेट्स में कौन सा है? वो एसी है। डीसी बोले तो बैटरी में स्टोर कर करके अपन जो यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर डीसी यूज़ करते हैं अपन, गाड़ियों में डीसी रहता है आपका, है ना। आप क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर बैटरी रहती है अपनी, इसमें लिक्विड फॉर्म में रहता, कुछ केमिकल्स रहते हैं, है ना। उसमें जो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से ट्रैवल होती, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब यहाँ से ट्रैवल होती तो वो लॉस होता रेजिस्टेंस की वजह से उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और वही जो लॉस होगा पर यूनिट टाइम, हर एक सेकंड में कितने का लॉस होगा, उसे कहते हैं पावर डिसिपेशन, जिसको हम लोग देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशंस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है रिगार्डिंग स्टडीइंग द पावर ट्रांसमिशन, है ना। अब जैसा आप देखो मान लो यहाँ पर आपके पास एक पावर प्लांट है ना, यहाँ पावर प्लांट से कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और दूर यहाँ कहीं वो फैक्ट्रीज में घरों तक के पहुँच रही है ना। तो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज तक दूर तक वो पावर पहुँचती है, यहाँ से जनरेट हो रही है और वहाँ जा रही है, और काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अगर डिस्टेंस ट्रैवल किए करना यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा। अब ये कनेक्टिंग केबल्स जो है, कनेक्टर्स बोलेंगे जिसको हम लोग, एक जो ये कनेक्टर्स होते हैं इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अगर इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा हुई तो इनमें पावर लॉस होने की गुंजाइश भी क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ऑफकोर्स हम लोग नहीं चाहेंगे कि इतना ज़्यादा पावर लॉस हो, ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि भैया यहाँ पावर लॉस कम से कम हो। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? मान लो अगर मुझे पावर लॉस कैलकुलेट करना पड़ा इस ट्रांसमिशन वायर में, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखो भैया इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोले I स्क्वायर, I करंट फ्लो हो रहा है ना। और ये पूरे कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस कितना है, बोले RC। तो कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस RC है, तो पावर लॉस इन द कनेक्टिंग वायर्स कितना हो जाएगा, PC। इसको हम लोग I स्क्वायर अपॉन RC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसा है कि ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भैया I की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे I इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू क्या होता है, VI, P इक्वल्स टू VI, या I इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, V अपॉन P। मान लो ये जो पावर है पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एक अलग चीज़ है, पावर कंज्यूम या पावर लॉस या पावर डिसिपेशन वो एक अलग चीज़ है। जैसे कि मैं कहूँगा मेरे पास एक बैटरी है, उसके पास एक पोटेंशियल में डिफरेंस है, उसके पास कुछ चार्जेस, उसके पास कुछ करंट है। जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मोबाइल को या कोई भी गैजेट को मैं 8-10 पेंसिल सेल लगा देता हूँ और उससे कनेक्ट करता हूँ, है ना। वहीं अगर एक बड़ी सी बैटरी लेकर आता हूँ, मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, तो भैया तुमको क्या लगता है पावर सप्लाई किस में ज़्यादा होगा, बड़ी सी बैटरी में ज़्यादा। मतलब यहाँ पर एक बार समझ में आता कि सप्लाई का पावर लेवल भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। किसी सप्लाई का पावर सप्लाई करने का क्षमता क्या होता है, कम होता है। किसी की पावर सप्लाई करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पर जो जनरेट होता है ना,
जब ये पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई पावर की जनरेट होती है, अच्छी खासी हाई पावर की जनरेट होती है वहाँ पे। और जब वो सप्लाई होती है तो उसमें थोड़ा बहुत पावर का क्या होता है, लॉस होता है, पावर का लॉस होता है, जिसको पावर कंजम्पशन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं जिसको, पावर कंजम्पशन। सप्लाई दे रहे हम पावर का और उसमें से पावर का कुछ यूज़ हो जा रहा है या लॉस हो जा रहा है। कभी कभी जानबूझ के यूज़ करते हैं, जैसे आपका सादा वाला टंगस्टन बल्ब जो होता है, फिलामेंट है ना, आपने सादा वाला बल्ब होता है अपना, तो उसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, तो वहाँ जानबूझ के पावर का लॉस किया जाता है और वही पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लाइट आपको नज़र आती है ना। अगर लॉस नहीं होता वहाँ पर पावर का तो लाइट ही नहीं जलती थी वहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये पावर लॉस है। अब वो ये जो है पावर लॉस या पावर कंजम्पशन जिसको मैं बोलूँगा, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है कि इस वायर से जब करंट I गुजरेगा, इस वायर का रेजिस्टेंस RC है और ये यहाँ पर पावर कंजम्पशन या पावर लॉस इस वायर में इतना हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये फॉर्मूले काय के हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पावर कितनी खर्च होगी अगर एक रेजिस्टेंस R से कोई करंट गुजरता है तो। आई बात समझ में। अब ऐसा है कि ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे अब आगे, PC इज इक्वल टू I स्क्वायर RC है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है भाई, P इज इक्वल टू VI होता है, ये हर उसके लिए लागू है, ये पावर सप्लाई के लिए भी लागू है फॉर्मूला। तो मैं I इज इक्वल टू V अपॉन पावर सप्लाई दे देता हूँ, है ना, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। अब जब ये फॉर्मूले में आप ये वैल्यू डालेंगे तो देखो फॉर्मूला कैसा बनेगा, पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू वो हो जाएगा I इज इक्वल टू P बाई, गलत लिख दिया मैंने, I इक्वल टू P बाई V होगा, हाँ, P सप्लाई अपॉन V, जस्ट P लिख देते हैं अपन उसको, P बाई V। समझ जाना आपने, P बोले तो क्या हो जा रहा है, P सप्लाई। तो I के जगह P बाई V करेंगे तो वो हो जाएगा P स्क्वायर इंटू RC अपॉन V स्क्वायर, P स्क्वायर इंटू RC अपॉन V स्क्वायर। अब ऐसा है कि हम देखो, हमारी एक क्षमता है, हम इसको नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा, जितना पावर सप्लाई बढ़ा सकते थे बढ़ा दिए। जैसे मान लो कि भैया यहाँ पर मैं जो पारस पावर प्लांट है ना, उसकी एक लिमिट है कि भैया वो इतना कोयला जला सकता है, उसका कंस्ट्रक्शन, अब मैं उसको ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकता। तो बोले अब मैं तो चाहता हूँ कि पावर कंजम्पशन कम से कम हो। तो बोले अब क्या ऑप्शन है, तुम बोले सॉरी कम नहीं कर सकते, सॉरी पावर सप्लाई को कम नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे सर देखो यहाँ पर ये पावर प्लांट से जो जा रहा है वायर, तो ये वायर में असल में क्या हो रहा है, पावर का लॉस बहुत हो रहा है, तो एक काम करो, पावर लॉस कम करने के लिए पावर सप्लाई कम कर डालोगे। ये ऐसा हो सकता क्या? अरे भाई अगर पावर सप्लाई कम कर देंगे तुम, तो भाई जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होंगी, तो वो थोड़ी है, वो कुछ और वजह से देखो फिर। तो पहले फिर क्या कर सकते हैं आप, रेजिस्टेंस कम कर दो, एक हद तक के कर सकते हैं आप। जो भाई आप बेस्ट कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बेस्ट है ना, बेस्ट कंडक्टर कॉपर वायर या एल्यूमिनियम, जो भी आप बेस्ट कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर, बोले इससे अच्छा कंडक्टर कोई नहीं आता, मगर उसके अंदर हर अच्छे से अच्छा कंडक्टर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ऑफर करता ही है। सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें कंडक्टर जीरो रेजिस्टिविटी क्रिएट कर सकता है, वो है अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे कुछ खास कंडक्टर्स को इस्तेमाल करें तो। क्रिटिकल टेम्परेचर ना, और क्रिटिकल टेम्परेचर इन -100 मतलब -200 केल्विन -300 केल्विन के बराबर है, जो कि प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते अपन, है ना। तो वो कुछ -100 केल्विन्स पे, बहुत ज़्यादा कम वैल्यूज़ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कंडक्टर जो है उनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, अब उसको अपन सुपर कंडक्टर कहते हैं। मगर ये अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो मैं बोलूँगा तुम कितना भी अच्छा कंडक्टर लगा दो, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा ही, इसलिए इसको एक लिमिट में आप उसको कर सकते हैं। तो बोले अब दूसरा क्या है फिर बचा ऑप्शन, V बढ़ाओ, पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ाओ, पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ाओ। अब पोटेंशियल में डिफरेंस कैसे बढ़ेगा, आप यहाँ बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रखो, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रखो, और देखो यहाँ पे लो वोल्टेज रखो। अब ये कैसे अचीव हो सकता, दो तरह से, एक तो वायर को लंबा लो, वायर को लंबा लो, तो भैया अगर वायर लंबा हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो हाई वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस अचीव हो जाएगा। मगर उसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये भी है कि RC भी बढ़ जाएगा उसके वजह से, है ना, ये अदर ऑन द अदर हैंड ये बढ़ जाएगा, मगर ये स्क्वायर है ना, जाके जाओ, है ना, ये स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो इसके अंदर देखा जाए तो अगर मान लो ये 2 गुना बढ़ा तो ये 4 गुना बढ़ेगा, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं होगा, है ना, तो भी फायदे में ही रहेंगे अपन। दूसरा ये है कि यहाँ हाई वोल्टेज रखो, यहाँ लो वोल्टेज रखो, कैसे, ट्रांसफार्मर की मदद से। यहाँ ट्रांसफार्मर आता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
एकदम वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आएगा तुमको ईएमआई में, ये वोल्टेज को एकदम बढ़ा देता है। वहाँ पर आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर देता है। तो भैया ये ऐसा डिफरेंस रखने की वजह से भी फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा वी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इसी कारण से कभी भी आपका जो पावर प्लांट रहता है, जो अपने जिससे अपने को सप्लाई मिलता है ना, वो अपने शहर के नज़दीक नहीं रहता। जैसे पारस का जो पावर प्लांट है उससे इलेक्ट्रिसिटी अपने को नहीं आती है ना, अपन चंद्रपुर से लेते है ना, वहाँ से लेते। और तुम देखो वहाँ से लेते, अरे भाई क्यों भैया, क्योंकि देखो नज़दीक रहेगा, ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हुआ तो फिर मसले क्या, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जानबूझ के हाई वोल्टेज रख रहे हैं ना, है ना, वो इतना सेफ थोड़ी रहता। तुम देखो क्या लिखा रहता वहाँ 40,000 वोल्ट 25,000 वोल्ट, है ना। तुम बोले भाई मैं मोबाइल चार्ज कर लेता, बोले डालो वायर, बोले 40,000 वोल्ट के ऊपर, अरे तुम वो वायर के इतना नज़दीक भी गए ना, लेकर खींच डालता वो सीधा। तमाशे करना नहीं कभी भी, है ना। कुछ लोग बच्चे रहते अगो, है ना, वो क्या करते हैं, ट्राई करेंगे ना, उसमें जाके उसके पास तुम करेंगे ना, अरे वहीं कुछ होता है ना। अपने रेलवेज का भी 25,000 वोल्ट के आसपास रहता है ना। आप खड़े रह जाते उसके आसपास, थोड़ा आप उसके यहाँ पर भी रहो तो थोड़ा एक पर्टिकुलर रीजन एक है वो लेंथ डिस्टेंस, उसमें अगर आ गए आप खींच डालता हूँ, है ना भाई। कुछ मुंबई में बहुत देखना पड़ता है ऐसे लड़के, छोटे छोटे लड़के एकदम, भाई मैं घबरा गया एक बार देखकर, लोकल ट्रेन पे इंजन के ऊपर खड़ा हो ये लड़का यूँ। मेरे को क्या लगा भाई गलती से चढ़ गया हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे वो देखो हंस रहे में आज, अरे बोले रोज़ का है बोले, है ना। तो वहाँ छोटे छोटे लड़के जो रहते, अरे भैया क्या डेढ़ मरते भी वो, है ना। छोटे लड़के बड़े लड़के बहुत सारे लोग हैं, स्टंट्स मारते रहते उसके ऊपर। ट्रेन के ऊपर चल रहे खड़े रह रहे भाई, लोकल ट्रेन उसके ऊपर वाले उस पर खड़े रहते बिंदास। वो लोग यूँ खड़ा हुआ यूँ एकदम यूँ, ट्रेन तुमने गए होंगे मुंबई में, देखे होंगे क्या स्पीड रहती है उसकी। मैं एकदम यूँ ध्यो, अरे बाप रे बाप, इतनी स्पीड से आई वो ट्रेन और रुकती हुई एकदम से, वो खड़ा बिंदास। क्या लोग रहते, मैंने बोला एक से एक। तो खैर चलो ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू अवॉइड लार्ज पावर लॉस, बस इधर ध्यान दो, हाई पोटेंशियल difference is maintained across conductors. High potential difference is maintained across conductors. तो भाई हाई पावर लॉस अवॉइड करने के लिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है अक्रॉस कंडक्टर्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, लिख लो ये फटाफट। इधर का हो गया। पी सप्लाई, हाँ पी स्क्वायर पावर सप्लाई, ये ना पी, ये पावर सप्लाई है, पावर कंज्यूम, पावर लॉस्ट। हुआ, हो गया। हाँ बातें क्यों कर रहा फिर तू उसी में रह जा बेटा। तो वाले साहब से बात करना पड़ेगा क्या फिर से? हाँ इधर आना, से उठ के उधर से इधर बैठ, साली के सामने बैठ, चल उधर उठ के इधर बैठ। क्या चीज़? डेसिपेशन, DESSIPATION, डेसिपेशन का मतलब होता है खर्च करना। हो गया ये?
जल्दी करो बेटा, नोट्स लिखना है यहाँ पे। इफ करंट I दानियाल और अहमद, अगर आप अभी चैन से नहीं बैठे तो बाहर निकाल दूंगा मैं आपको, और थोड़ा बेइज्जत करके निकालूंगा मैं। घर वालों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ, जो उनकी बर्बाद कर रहे पैसों को तुम ऐसा। If current I flows through the conductor of resistance R for time t, then heat developed in the wire due to power loss is H is equals to I square RT VIT V square T upon R. Second, if I and V are variables heat produced in a resistance in time interval T1 to T2 is H is equals to integration I square R dt T1 to T2 V square upon R into dt T1 to T2 VI into dt T1 to T2। देखो इसमें क्या है, जब भी आपका करंट गुजरता है वायर से तो उसमें पावर लॉस होता है, तो पावर लॉस के होगा जो उसके कारण जो हीट डेवलप होगी वायर में फॉर टाइम टी, उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ आएगा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर टी वी आई टी वी स्क्वायर टू अपॉन आर। ये आपने पढ़े भी होंगे 10th स्टैंडर्ड में, इसको जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है ना, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, third point, if three resistance says R1, R2, R3 are connected in series with respective power dissipation P1, P2 and P3 with a particular voltage source, then the equivalent power dissipation with
same source in series combination is वन अपॉन पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 अपॉन P3। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट 3 रेजिस्टेंस है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। R1, R2, R3 तीनों के तीनों रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स से V, है ना। अब उस वक्त हमको जानना है कि जब तीनों को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल पावर लॉस कितना आएगा, टोटल पावर लॉस कितना आएगा। तो बोले कैसे पता चलेगा, बड़ा आसान है। अगर मैंने पहले वाले कंडक्टर को कनेक्ट किया होता, पहले वाले रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया होता वोल्टेज सोर्स V से, तो पावर लॉस कितना होता P1। दूसरे वाले को कनेक्ट करूंगा तो P2, तीसरे वाले को कनेक्ट करूंगा तो P3, है ना। तो अलग इंडिविजुअली अगर देखा जाए एक एक का विद सेम पावर सोर्स, कितना पावर लॉस आ रहा P1, P2, P3। अब जब तीनों को एक साथ लगा दिया रेजिस्टर्स को मैंने सीरीज में, तो अब टोटल पावर लॉस कैसे निकालेंगे फिर हम लोग। 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। सिमिलरली as above for the parallel combination is P equivalent is equals to P1 plus P2 plus P3। देखो ये चीज़ अगर सीरीज की जगह पैरेलल में रहा तो वैल्यू क्या रहेगी P1 प्लस P2 प्लस P3। इधर का हो गया पहला वाला पॉइंट। पावर कंज्यूम is by n equal resistors in parallel is equal to n square times the power in series if V remains same। मान लो कुछ आपके पास n रेजिस्टर्स है, पहले आपने सीरीज में कनेक्ट किए तब पावर लॉस कितने का है PS, बाद में आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तब पावर लॉस कितना है PP। तो जो PP वैल्यू है वो P स्क्वायर अपॉन इंटू PS के बराबर, N स्क्वायर इंटू PS के बराबर रहेगा। सिंपल सी बात है, देखो PS में N रेजिस्टर्स है मान लो, तो PS की वैल्यू क्या आएगी P बाय N आएगा, और PP की वैल्यू क्या आएगी N टाइम्स ऑफ P, अगर है ना सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ PS या PP अपॉन PS करता हूँ अगर मैं, तो NP अपॉन P बाय N जाएगा ऊपर N स्क्वायर P, ऐसा आएगा। पहले उसको तुमने सीरीज में कनेक्ट किए तब पावर लॉस देखे, और जब बाद में तुमने पैरेलल में कनेक्ट किए तो पावर लॉस और ज़्यादा हुआ, है ना। वही रेजिस्टर्स थे, सेम वैल्यू के थे सारे के सारे, तो उस सिचुएशन में
बातें नहीं। If a bulb has rating 100 watt from a 220 volt, it means it will consume 100 joules of energy per second if connected to a 220 volt supply. वोल्ट सप्लाई, एक बल्ब है जिसका आपका रेटिंग इस तरह से दिया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, है ना। होता है, आप घर पे जब कोई भी बल्ब देखेंगे, बल्ब देखेंगे, उस पर लिखा रहता है ऐसा 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मीनिंग ये होता कि अगर तुम 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो वो 100 वाट की एनर्जी खर्च करेगा। अब ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा मतलब ज़्यादा बिल भी आएगा और ज़्यादा रोशनी भी आएगी, है ना। 100 वाट 60 वाट 40 वाट, है ना, ऐसा दिया हुआ रहता है। तो 220 वोल्ट पे 100 वाट खर्च करेगा, कहीं कहीं 60 वाट 220 वोल्ट दिया रहता। देखो ये है पावर रेटिंग, इसको बोलते हैं पावर रेटिंग, मतलब हर एक सेकंड में इतना खर्च होगा। वाट मतलब क्या, जूल पर सेकंड है ना, 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। तो मतलब हर एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी खर्च करेगा अगर 220 वोल्ट की सप्लाई आप उसको दोगे। तो आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देखते हैं, आप चाहते हैं कि भैया का परफॉर्मेंस कम रहा तो चलता, परफॉर्मेंस कम रहा तो चलता, मगर बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आना। तो तुमको क्या चेक करना पड़ता है, उसका पावर रेटिंग, है ना। तुम अगर बल्ब 100 वाट का लगाएंगे, अभी तो बल्ब बहुत ज़्यादा, देखो अभी भी अब तो 9-12 वाट के हो गए, और 9-12 वाट के जो बल्ब इतनी रोशनी दे रहे कि पहले जो उससे ज़्यादा दे रहे हो। अब तुमको अगर मालूंगा बहुत पहले जब बल्ब चलते थे सादे टंगस्टन फिलामेंट वाले अपने, है ना, 100 वाट का बल्ब रहता था वो, है ना, फिर भी वो ये हॉल के लिए ठीक ठाक रोशनी दे देता था 100 वाट का बल्ब। अगर ऐसे मान लो वो बल्ब के अंदर अपने को पढ़ाना पड़ता अगर, तो 2 बल्ब लगाने पड़ते थे यहाँ पर, वैसे एक से काम नहीं चलता था वहाँ पे। अब तो भैया आप तुम सोचो 10-12 वाट का एलईडी का जब से हुआ ना, इसीलिए एलईडी का जिन्होंने वो किया इन्वेंशन, उनको नोबेल प्राइज़ से दिया गया, उनको ऑनर किया गया, क्योंकि उनके एलईडी के इन्वेंशन की वजह से फ़ायदा इतना हो गया कि भैया अब देखो ये एलईडी सब एलईडी चल रहा है कि नहीं, और इतना पावर कंजम्पशन है भी नहीं। वो इलेक्ट्रिक बिल अभी भी उतना ही आ रहा है, वो अलग बात है ना, कि जो पहले 100 रुपये के या 5 रुपये प्रति यूनिट, तब 10 रुपये प्रति यूनिट हो गया, तो वो एक अलग बात है। बट अब लोग कहेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आया समझे, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग मतलब इतना सप्लाई करोगे तो इतना मिलेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप उतना ही सप्लाई करो, अगर हो सकता है कभी कभार आप सप्लाई कम करते हो तो थोड़ा डिम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा कर दिए तो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस। अब तमीज़ से बैठो ज़रा थोड़ी देर के लिए और ध्यान दो इधर। रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज। तुम लोग यार सच में ना कुत्ते की दुम में ऐसे तुम्हारा हाल है, जब से बोल रहा था अच्छे से बैठो थोड़ा, इधर ध्यान दो, चालू बातें। रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज R इज इक्वल्स टू V² P, है ना। जो रेजिस्टेंस, देखो ये जो है वोल्टेज रेटिंग है और ये पावर रेटिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई वो जो आपने बल्ब जो आपका बना हुआ है उसमें जो टंगस्टन फिलामेंट है लगा हुआ, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली, है ना, जैसे P इज इक्वल्स टू V² है तो R इक्वल्स टू V² P कर सकते हैं, मगर ये याद रखें V और P कौन सा, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग। अगर मान लो आपका पावर सप्लाई कम है, इसका रेटिंग क्या है, ज़्यादा है 220 वोल्ट, मगर आप 100 वोल्ट का पावर सप्लाई कर रहे हैं, अब आप पावर सप्लाई की वैल्यू डाल के यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं, वो गलत हो जा रहा है कि नहीं। ये आपको अगर रेजिस्टेंस निकालना है टंगस्टन फिलामेंट का, तो वोल्टेज रेटिंग को के स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा पावर रेटिंग से, पावर सप्लाई से नहीं। पावर सप्लाई तो कुछ भी कर सकते कम ज़्यादा,
है ना। अरे भैया इसकी इतनी बनावट है, भैया इस इतना इसकी क्षमता है भाई, वो इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, है कि नहीं भाई। तो अब इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज पर। अगर तुम सप्लाई कम दे रहे तो रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसके रेजिस्टेंस करने की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की क्षमता कम है, उसकी तो क्षमता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप जो सप्लाई दे रहे हो वो कम है। तो ऐसा याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस वन। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, मतलब कल, मतलब फ्राइडे को आ रहा है ना। ठीक है, चलो कल भी ऑफ आ जा रहा।